हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्ज़ाम तपस्वी पे, जो कि है सफलता की राह में आपका साथी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में, जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, हम एमसीक्यू देखेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के टोटल कितने एमसीक्यूज़? तो टोटल 50 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे और ये दो पार्ट में होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, खासकर सीआईएल के नॉन एक्स टू एक्स एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही इसमें जो एक्ट से रिलेटेड वीडियोस होंगे, जो और टॉपिक्स होंगे, वो जो मेरे फ्रेंड्स नेट के पेपर कोड 55 से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ये वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। शुरू करते हैं आरटीआई एक्ट के एमसीक्यूज। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। जैसे मैंने बोला था पार्ट ए पार्ट बी, तो वही पार्ट 1 पार्ट 2 मान के चलिए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आरटीआई एक्ट है क्या। आरटीआई एक्ट एक लॉ है जो इंडियन सिटीजन्स को, हमारे इंडियन सिटीजन्स को ये राइट देता है कि गवर्नमेंट से वो इंफॉर्मेशन मांग सकें। इसका मेन पर्पस है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। कहाँ? गवर्नमेंट के कामकाज में। अब ये कब स्टार्ट हुआ, कब एक्ट में आया, तो आपका पहला ये क्वेश्चन है कि आरटीआई एक्ट कब फोर्स में आया। तो इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको मैं इस पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। हालांकि आप मेरे वीडियो के साथ साथ जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज कर दें और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। सही जवाब है अगर तो वेरी गुड, अगर गलत जवाब है तो भी कोई बात नहीं। आपका जवाब एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को एक बार, दो बार, बार बार, जितनी बार हो सके देखें और प्रैक्टिस करें। अंततः आप अपने माइंड में इन क्वेश्चंस को सेट कर सकेंगे और एग्जाम में आप सही आंसर दे सकेंगे। तो आरटीआई एक्ट कब आया बताइए? क्या आरटीआई एक्ट 15 अगस्त को आया 2005 में? 2005 में आया ये तो हमें पता है। इसका नाम ही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, है ना? तो कब आया? 15 अगस्त 2005, 12 अक्टूबर 2005, 26 जनवरी 2006 या फिर 1 अप्रैल 2005? अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो नेट का एग्जाम होगा पेपर कोड 55 का, या फिर सीआईएल का नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम, या फिर अन्य किसी पीएसयू के एग्जाम का, तो आपको इस एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। और जनरली अगर आपने इन एग्जाम की तैयारी नहीं भी करना है तो भी ये आरटीआई एक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एज बीइंग एन इंडियन सिटीजन आपको इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंफॉर्मेशन लेने की।
अक्सर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट काम नहीं करती है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो गवर्नमेंट को हम ऑथराइज वे में इंफॉर्मेशन उनसे मांग सकते हैं कि हमारा काम कहाँ अटका है, या फिर ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट के किस रूल के तहत हुआ, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की इसमें क्या भूमिका थी, वगैरह वगैरह। इसको कोई भी इंडियन सिटीजन फाइल कर सकता है। उसके लिए उसको ऐसा नहीं है कि 18 साल का होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसके पास होना चाहिए तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे रोड बनने में कितना पैसा लगा, कितना समय लगा, गवर्नमेंट के किस किस डिपार्टमेंट से इसका काम जुड़ा हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उन मिनिस्ट्रीज का क्या रोल है, वगैरह वगैरह। इन सब की जानकारी आप आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं, एक मिनिमम सी फीस देकर, सिंपल सा एप्लीकेशन लिखकर। तो चलिए बताइए, कब आया आरटीआई एक्ट फोर्स में? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट फोर्स में आया। ओके। तो आरटीआई एक्ट जब आया, क्या उससे पहले कोई और दूसरा एक्ट था जिसके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन या संबंधित जानकारी गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते थे? जी बिल्कुल, इनमें से एक एक्ट है जिसके थ्रू हम आरटीआई एक्ट से पहले उसे यूज में लाते थे, जिसको कि आरटीआई एक्ट 2005 ने रिप्लेस कर दिया। तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर, द आरटीआई एक्ट 2005 रिप्लेस्ड विच अर्लियर एक्ट? किसको आरटीआई एक्ट ने रिप्लेस कर दिया? क्या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को आरटीआई एक्ट 2005 से रिप्लेस कर दिया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर आरटीआई a reply to an application must be given within how many days? अब ऐसा तो नहीं है कि भैया राम ने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को आरटीआई भेजा कि सर बताइए, आपके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में कितना खर्चा किया गया, और इनमें कौन कौन से ऑफिशियल्स इंक्लूड थे, कौन से रैंक के ऑफिशियल्स शामिल थे, इनका नाम बताइए, इनका काम बताइए, और इनमें क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क हुए उसकी डिटेल दीजिए। तो भैया राम ने ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा। तो क्या ऐसा हो सकता है ये बोलेंगे नहीं भाई हमारा मन नहीं है तुमको इन्फॉर्मेशन देने का, हम तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, या फिर ऐसा करते हैं इस साल तो हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा करते हैं हम आपको संबंधित विभागों में चिट्ठी भेजते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन जो है नेक्स्ट ईयर मुहैया कराएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं, एक टाइम लिमिट होता है
जिसके विद इन गवर्नमेंट की उस ऑफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको मांगे गए आरटीआई में क्वेरी का जवाब देगा। कितने दिनों के भीतर देगा? क्या मिनिमम 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर देगा, 45 डेज के भीतर, या फिर 60 डेज के भीतर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपके द्वारा लिखे गए लेटर का जवाब आपको विद इन 30 डेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, फॉर लाइफ एंड लिबर्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन द टाइम लिमिट इज। अब भैया राम ने तो इंफॉर्मेशन ले लिया, अब भैया श्याम ने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेटर लिखा और साथ में उन्होंने ये मेंशन किया कि ये जो मेरी क्वेरी है ये किसी की लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है। भाई जान पे बनाई है किसी के, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो जिम्मेदार आप होंगे। उस केस में ये हमारे श्याम भैया को गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या फिर से वेट करवाएगी, बोलेगी अच्छा ठीक है 30 दिन का समय तो है हमारे पास, 30 दिन में हम आपको जानकारी देते हैं। क्या ऐसा होगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनको एक निश्चित समय दिया जाएगा जो कि 30 दिन से कम होगा, उसके भीतर उनको श्याम भैया के आरटीआई का आंसर उन्हें देना पड़ेगा। कितने समय के भीतर? 24 घंटे के भीतर, क्या 48 घंटे में, 7 दिन के भीतर, या फिर 15 दिन में? तो इसका सही जवाब होगा विद इन 48 आवर्स। जब उनको एप्लीकेशन रिसीव होती है उसके 48 आवर्स के भीतर अर्जेंसी बेसिस पर उनको आरटीआई का जवाब देना होगा व्हेन द केस इज रिलेटेड टू समवंस लाइफ एंड लिबर्टी रिलेटेड मैटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई? आरटीआई एक्ट के तहत श्याम भैया किससे इंफॉर्मेशन लेंगे, किससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एपेलेट अथॉरिटी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट? तो आरटीआई एक्ट के तहत सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन आरटीआई का जवाब देगा, कैसे देगा, कितने समय के भीतर देगा, सारा कुछ प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से निश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। कितनी फीस देनी है, किस प्रोसीजर से आरटीआई का जवाब दिया जाएगा, सारा कुछ आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से डिमांड कर सकते हैं। हाँ, अगर देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो उस केस में, और कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, उस केस में गवर्नमेंट जो है आपको जवाब देने से उन ग्राउंड्स पे मना भी कर सकती है। बट सामान्य क्षेत्र से जुड़े जानकारी आपको जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कौन देगा जवाब पहले? तो आप आरटीआई फाइल करेंगे, आपको जवाब देने की जिम्मेदारी होगी हमारे श्री
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की, पीआईओ की। ओके, अगर आप पीआईओ के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं या वो आपको जवाब नहीं देते हैं, तो फिर आप उस कंडीशन में एपेलेट अथॉरिटी या फिर कह सकते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास विद इन 30 डेज आप अपील कर सकते हैं। अगर आप फिर भी इनके भी जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तब आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी के पास अपने एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल हैं जिसके तहत आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आरटीआई एप्लीकेशन फीस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट से आप आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसकी फी क्या है? 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए? भाई आज के वक्त में तो 5-10 रुपए में ये समोसे भी नहीं मिलते। क्यों? तो क्या आपको आरटीआई एप्लीकेशन लगा के, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंफॉर्मेशन मिल सकती है? क्या लगता है आपको? माफ कीजिएगा, मुझे समोसे बनाने आते नहीं है। चलिए मेरे ड्राइंग को इग्नोर कीजिए। तो बिल्कुल 5-10 रुपए में आपको समोसे मिले ना मिले, गवर्नमेंट का काम यहां पे प्रॉफिट कमाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है देश के आम जनता को, राम को, श्याम को, भले समोसा मिले ना मिले, लेकिन आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, उनका भला होना चाहिए। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर वो किसी और का भला कर सके तो उसका भला होना चाहिए। ये सरकार की मंशा है जिसके लिए ये आरटीआई एक्ट बनाया गया है। तो ये जानकारी लेने के लिए एप्लीकेशन की फीस नॉमिनल ही रखी गई है। तो कितनी फीस है बताइए आप? ऑप्शन मैंने बताए हैं। जी हां, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 रुपए, 10 रुपए मात्र आप लगाकर आरटीआई एप्लीकेशन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में, अगर आपको उनसे कोई जानकारी लेनी है तो। क्वेश्चन नंबर 7, आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू। आरटीआई एक्ट कहां अप्लाई होता है? क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए? क्या केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जुडिशरी में सिर्फ? यहां और अन्य बॉडीज को शामिल नहीं की गई है, जैसे अन्य पीएसयूज वगैरह को। आप सीआईएल में भी आरटीआई लगा के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि लास्ट वैकेंसी जो आई थी उसमें कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, कितने लोगों ने एग्जाम अटेंड किया, वगैरह वगैरह। लोग करते भी हैं। खैर, अभी जो ऑप्शन में दिया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसका जवाब दीजिए, कहां अप्लाई होता है आरटीआई एक्ट? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कम अंडर प्रिव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who appoints the chief information commissioner?
मैंने आपको बताया, आप पीआईओ के पास इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उसके बाद नहीं आपको मिलता है तो आप एपलेट अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उनसे ऊपर आता है हमारा सीआईसी, उनके पास इंफॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं। तो उनको अपॉइंट कौन करता है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा? बताइए। भाई प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी कितना काम करेंगे, और चीफ जस्टिस तो लोगों को जस्टिस देने में बिजी होंगे, और हमारे लोकसभा के स्पीकर वो तो लोकसभा सेशंस का अध्यक्षता करेंगे। कौन बचा? फ्री, मतलब फ्री नहीं है, उनके भी बहुत सारे दायित्व हैं, बट यहाँ उनमें से एक दायित्व है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करना। कौन अपॉइंट करेगा? तो हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया, तो क्या ये हमेशा अपने जॉब पे रहेंगे? अपॉइंटमेंट लेटर इनको मिल गया तो, या इनको भी एक बार रिटायर होके जाना होगा? जैसे सारे सरकारी मुलाजिम चले जाते हैं 60 के एज पे, 65 के एज पे, 65 तो नहीं, आमतौर पे 60 की एज में मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रिटायरमेंट हो जाती है। तो इनके केस में क्या है टेन्योर, कब तक वो सीआईसी बनकर रहेंगे जिसको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, या फिर 5 साल, या फिर जब तक वो 65 के नहीं हो जाते हैं तब तक? तो यहां सही उत्तर है ऑप्शन डी। वो 5 साल के लिए नॉमिनेट होंगे, अपॉइंट होंगे, या फिर जब तक उनकी 65 की एज ना हो जाए। यानी अगर वो 45 के हैं और वो 50 तक आते आते अपनी 5 साल की टेन्योर पूरी कर लेते हैं, तो वो वहां रिटायर हो जाएंगे, या फिर वो 60 के भी होकर अगर अपॉइंट होते हैं तो 65 की एज तक वो अपना ऑफिस संभालेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अंडर आरटीआई द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? चलिए, हमारे राम और श्याम जी ने तो आरटीआई डाल के इंफॉर्मेशन मांग लिया। अब हमारे ये, अभी आपने रिसेंट में सुना होगा, मुंबई में मराठी भाषा बोलने के लिए लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि आमी मराठी मानुष आहे, तुम्हें भी बोलनी है। सिमिलरली कन्नड़ में भी समथिंग समथिंग ऐसा कर्नाटका के लिए डिमांड की गई कि आप कर्नाटका में हैं तो कन्नड़ बोलिए वगैरह वगैरह। तो क्या आपको लगता है आरटीआई में आपको इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, स्टेट ऑफिशियल से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, आपको किस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी? इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ, किसी भी लैंग्वेज में, या फिर जो हमारे देश के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें, या फिर डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट? महाराष्ट्र की है तो मराठी में आपको देंगे, या फिर कर्नाटका की डिपार्टमेंट की है तो कन्नड़ में देंगे, वेस्ट बंगाल का डिपार्टमेंट है तो वहाँ बंगाली में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आपको बंगाली नहीं भी आती है तो भी आपको उसी में दिया जाएगा। डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे भी इंटरप्रेट कीजिए। क्या ऐसा है? तो कौन से लैंग्वेज में आरटीआई में मांगी गई इंफॉर्मेशन दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। जिन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत मान्यता दी गई है उन भाषाओं में आपको इंफॉर्मेशन, आरटीआई इंफॉर्मेशन जो आपने मांगी है वो आरटीआई एक्ट के तहत दी जाएगी।
ओके, लेकिन आप अपने देश की भाषा को वैल्यू देते होंगे। हमारी मातृभाषा भले अलग हो, हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी है। होप आप भी इसकी वैल्यू करते होंगे। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई डिफाइंस पब्लिक अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 11 शायद आपको दिखा ना हो, फिर से मैंने इसको सही जगह पे ले आता हूँ। यस, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई डिफाइंस पब्लिक अथॉरिटी। फ्रेंड्स, कहना चाहूंगा जो अभी के एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो नेट के पेपर कोड 55 के लिए हो या फिर सीआईएल और अदर पीएसयू से रिलेटेड एग्जाम्स हो, उनमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ अब जो है सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन पे दिया जा रहा है। तो एक बार सेक्शंस के थ्रू आप जरूर जाएं, देखें उनमें क्या क्या दिया हुआ है। और अगर एक बार में नहीं, वही फिर से डायलॉग मेरा वही है, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं माइंड में घुसता है, तो एक बार, दो बार, बार बार आप रिवीजन करें। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। बचपन में ये मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। रसरी आवत जाते सिलपत परत निशान, यानी पत्थर पे भी रस्सी को बार बार रगड़ने से उस पे निशान पड़ जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन इज सो पावरफुल। इंसान ने सारे कंप्यूटर्स, सारे सब कुछ बनाया है। गॉड की सबसे बेस्ट क्रिएशन है इंसान। इंसान का सबसे पावरफुल टूल उसका ब्रेन है। तो बताइए कौन सा सेक्शन है जिसमें आरटीआई को डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2A, सेक्शन 2H, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4? आमतौर पे तो दूसरे एक्ट्स में आपने देखा होगा सेक्शन 2 जो होता है वो सारा डेफिनेशन से ही रिलेटेड होता है। तो क्या यहां भी सेक्शन 2 के जो 2A या 2H दिया है, इसमें आरटीआई को डिफाइन किया गया है, आरटीआई के पब्लिक अथॉरिटी को, या फिर सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4 में किया गया है? बताएंगे? तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 2H। इसमें आरटीआई के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी क्या है उसको डिफाइन किया गया है। क्या है पब्लिक अथॉरिटी? तो पब्लिक अथॉरिटी कोई भी ऐसी अथॉरिटी होती है, बॉडी होती है, इंस्टीट्यूशन होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड होता है। या फिर गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एस्टैब्लिश होता है, या फिर किसी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा एस्टैब्लिश होता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ के द्वारा बनाया जाता है, या फिर किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। तो ऐसी बॉडीज जो होती हैं वो हमारे पब्लिक अथॉरिटी के डिफिनेशन में आएंगी, जो कि सेक्शन 2H में डिफाइंड है। तो 2A में क्या है? अब भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैंने बोला अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी अगर ये बॉडी बनाती है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आएगी। तो सेक्शन 2A ही है जो इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। ओके,
आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। तो सेक्शन 3 क्या है भाई साहब? सेक्शन 3 जो है वो एक्ट के प्रोविजंस को बताता है कि आरटीआई का जो एक्ट है वो सभी सिटीजन्स को इंपावर करता है, सभी को दिया जाता है। देश के सभी नागरिकों को आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगने की आजादी है कह सकते हैं, या फिर उन्हें इसका अधिकार है आरटीआई एक्ट मांगने, आरटीआई एक्ट के थ्रू जानकारी मांगने का। चलिए ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 में ये जो पब्लिक अथॉरिटी है इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनके ऑब्लिगेशंस क्या है। अब भाई आपको एप्लीकेशन मिला है, उसके तहत आपको कैसे काम करना है, कैसे किस किस स्टेजेस पे इंफॉर्मेशन देना है, कितने समय के अंतर्गत देना है, ये सारे जो ऑब्लिगेशंस पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से होने चाहिए वो सारे ऑब्लिगेशंस हमारे सेक्शन 4 में बताए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड फ्रॉम आरटीआई? आरटीआई एक्ट में आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मगर किसकी जानकारी आपको आरटीआई एक्ट के तहत नहीं मिलेगी? क्या सीबीआई की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, या फिर एसबीआई में क्या हो रहा है, विजय माल्या ने, नीरव मोदी ने कितना घपला किया, उसकी जानकारी आपको एसबीआई के द्वारा नहीं दी जाएगी, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानकारी आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं? किसको एग्जेम्प्ट किया गया है, किसको आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है? तो मुझे लगता है आप थोड़े से कॉमन सेंस के साथ आपके मन में इस सवाल का जवाब हिट कर रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इस एक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही बताया था कि जो देश के लिए सिक्योरिटी या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको आप डिमांड नहीं कर सकते, जिससे देश की किसी भी तरह से सुरक्षा से संबंधित जानकारी मांगी गई हो, जिसका दुरुपयोग हो सकता हो। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यू कांट डिमांड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर CBI through your application with RTI. Okay. Otherwise, you are free to get information from Ministry of Home Affairs, SBI, and Election Commission also. Okay. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. What is the penalty for not providing information under RTI? अब हमारे राम भैया और हमारे बड़े भैया श्याम, इन्होंने दोनों ने आरटीआई डाला और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन मांगा है कि बताइए ऐसा क्यों वैसा क्यों। इन्होंने भी डाला कि आपने किया जैसा तैसा क्यों। तो गवर्नमेंट बोली भाई अदर देन, मान लीजिए ये सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड नहीं है, सीबीआई से आपने नहीं मांगा है, चलिए आपने मांगा है एसबीआई से मांग लिया, ठीक है, एसबीआई से आपने इंफॉर्मेशन मांग लिया, तो क्या एसबीआई आपको कि भाई बताओ किस हक के तहत तुमने हमारे इस साल में इतने पैसों की कटौती की, क्या और इसके तहत आपने कितने अकाउंट में कटौती की, आपको कितने मनी की इससे कलेक्शन हुई। तो एसबीआई बोलेगी नहीं भाई मैं आपको ये जानकारी नहीं दूंगा। यहां सीबीआई की बात नहीं है, यहां एसबीआई की है। तो एसबीआई क्या डिनाई करेगा? और अगर डिनाई करता है तो उस पर कितना पेनाल्टी लगेगा
इंफॉर्मेशन ना देने के लिए? 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, या फिर सीधे सीधे 1 लाख का पेनल्टी ठोक दिया जाएगा? सोच समझ के बताने की कोशिश कीजिए। तो द करेक्ट आंसर इज ₹25,000 की पेनाल्टी लगेगी अगर मांगी गई इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत नहीं अवेल कराई जाती है तो। और आखिर ऐसा तो आपने कुछ पूछा नहीं है जिससे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इश्यू आ जाए। भाई ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में आखिर उनको क्या ही दिक्कत आ सकती है ना? तो उस केस में एसबीआई को 25,000 तक का पेनाल्टी देना हो सकता है, और हो सकता है, क्या हो सकता है साथ ही साथ, जब तक इंफॉर्मेशन ना दी जाए 250 रुपए पर डे के हिसाब से उनपे फाइन लगाई जा सकती है। यही पेनाल्टी जो है मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? 25,000। अगर एसबीआई या कोई भी बॉडी जो है, अगर कोई उनके पास वैलिड रीजन नहीं होता है कि इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने का, जिसको कि आप उस रीजन को वैलिड बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई लंच टाइम था, उन्होंने हमें एप्लीकेशन लंच टाइम में दिया और हमारा बहुत सारा काम होता है, हम ऐसे काम जो है सिर्फ लंच टाइम में ही देखते हैं आरटीआई वगैरह के, हम जो है नहीं उपलब्ध करा पा रहे, हमको टाइम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो ऐसे जो वैलिड रीजन ना हो उस केस में जो है पेनाल्टी लगेगा पर डे के हिसाब से, जो टाइम लिमिट है उससे एक्सीड करने पर 250 रुपए प्रतिदिन, जो कि मैक्स टू मैक्स 25,000 रुपीज तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ नॉट रिसीविंग रिप्लाई? अगर आपको जो सेट टाइम है उसमें अगर रिप्लाई नहीं दिया जाता है, सपोज दैट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, आमतौर पे आप छवि बनी होती है कि वो सुस्त होते हैं, सोए होते हैं, रिलैक्स करते हैं, उनकी जनरली ऐसे ही छवि बनी होती है आम लोगों के बीच में, तो उनके द्वारा जो है इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, पहली बार में रिसीव नहीं हुआ रिप्लाई, तो कितने दिन के भीतर फिर से आप अपील कर सकते हैं? क्या 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर, या फिर 60 दिन के भीतर? अब भाई इनकी आलस को आप कितने दिन तक टॉलरेट करेंगे? ऑलरेडी एक टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट 30 दिन का दिया ही गया हुआ है कि हमको इतने दिन के भीतर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको देना है, वो तो पहले से फ्रेम बनाया हुआ है। तो कितना समय और उनको चाहिए? हमारे मिस्टर शुष्त को तो आपको 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपील फाइल करनी होती है। अगर आपको
इंफॉर्मेशन मिल गया अगर आप सेटिस्फाइड हैं, ओके। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं तो भी आपने जो फर्स्ट एप्लीकेशन दी थी उसके 30 दिन के बाद दोबारा आप अपील करें। अगर 30 दिन से ज्यादा, अगर आपका मतलब आपको 30 दिन के अंदर जो है आपको, चलिए आपको मान लेते हैं एक रिसीविंग हो गई है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन दिया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, यू वांट मोर एंड डीप इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्वेरी जो आपने मांगा था, तो उसके 30 दिन के भीतर आप फिर से अपील करेंगे, ठीक है। अगर आपके 30 दिन से एक्सीड कर गए, 30 दिन से ज्यादा हो गया, तो फिर तो उस स्थिति में आप डिले का, 30 दिन से ज्यादा क्यों हुआ आपको, उस डिले का रीजन भी जो है आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को लिख के देंगे और उन्हें एप्लीकेशन सेंड कर देंगे, ओके। तो द टाइम लिमिट इज 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आरटीआई प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आरटीआई किसको प्रमोट करती है, सीक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी को, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, या फिर नन। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से अब तक ध्यान से सुनते हुए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं भी पता होगा तो भी आप इसका जवाब ना दे सके, ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि हो सकता है। अगर आप होशो हवास के साथ सीरियस होके मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अपने ये कान को ऑन रखा हुआ है, मेरी बात आप सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। क्या प्रमोट करता है आरटीआई? ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन मैटर ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। और गवर्नमेंट बॉडीज में, उन पब्लिक अथॉरिटीज में क्या क्या आएंगी वो मैंने आपको अभी पीछे बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन बी अपॉइंटेड एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा सकता है? क्या 5, 7, 10, या फिर जितने चाहे गवर्नमेंट डिसाइड करे उतने इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को रख देंगे। भाई गवर्नमेंट की मर्जी, उन्हें सैलरी देनी है, हम और आप कौन होते हैं, ऐसा है क्या? लेकिन सैलरी से बढ़कर जो है उनकी जिम्मेदारी जो है वो है, क्योंकि यहां पे हमें इंफॉर्मेशन लेना है और गवर्नमेंट अपना सिस्टम मजबूत रखेगी भाई, तभी तो काम चलेगा। सैलरी वैलरी डजंट मैटर हियर, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला। ओके, तो कितने होंगे बताइए। होप आपने वीडियो देखने से पहले थोड़ी होमवर्क की होगी इस एक्ट के बारे में, नहीं की है तो कोई बात नहीं, मैं जवाब दे ही देता हूं। आंसर इज ऑप्शन डी, एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितने चाहे उतने अपने सुविधा अनुसार इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल लेवल पे अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट डील्स विथ। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 किससे डील करता है? क्या अपील प्रोसेस से, क्या पेनाल्टीज से, क्या सुवो मोटो डिस्क्लोजर से, या फिर एग्जेम्पशंस से? अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते चले आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ यानी पीछे की तरफ अगर आप वीडियो में जाएंगे तो मैंने इसका थोड़ा सा जवाब हिंट में आपको दिया था। सेक्शन 4 में क्या होता है? क्या अपील होता है,
पेनाल्टीज होते हैं, सुओ मोटू, मोटू वो मोटा नहीं, सुओ मोटू डिस्क्लोजर होता है, या एग्जम्पशन यानी छूट की बात होती है, वो होते हैं। तो सेक्शन 4 में मैंने बताया था आपको ऑब्लिगेशंस की बात कही गई थी, और उसी के अंडर में ही कहीं ना कहीं आता है ऑप्शन सी, सुओ मोटू डिस्क्लोजर। ये क्या है? सुओ मोटू डिस्क्लोजर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन रिलीजिंग से रिलेटेड टर्म है। यानी गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑब्लिगेशन के थ्रू बिना मांगे इंफॉर्मेशन अवेल कराती है कॉमन मैन के लिए, पब्लिक के लिए। दैट कम्स अंडर सुओ मोटो डिस्क्लोजर, ताकि पब्लिक के लिए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके, वैसा कुछ संभव हो, इसलिए सुओ मोटो डिस्क्लोजर की बात कही गई है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CIL कि फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या चल रहा है, इसके अंतर्गत हमने कितनी प्रोडक्शन की, कितने हमने प्रॉफिट किया, कितना आगे का प्रोडक्शन होगा। ये तो भाई हमने कंपनी से RTI के तहत पूछा नहीं, बट कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज किया फॉर पब्लिक, इन पब्लिक इंटरेस्ट। You can call this an example of suo motu disclosure. Okay. Next question, question number 18. What does section 8 of the RTI Act deal with? RTI Act का section 8 जो है वो किस चीज के साथ डील करता है? क्या RTI Act के सेक्शन 8 में प्रोसीजर्स की बात की गई है, क्या फिर उन इंफॉर्मेशन की बात की गई है जिसको कि डिस्क्लोज नहीं करना है, जो कि एग्जेम्प्टेड है? क्या CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन बॉडी की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, या फिर राइट ऑफ सिटीजन्स की बात की गई है? इनमें से एक दो का जो जवाब गलत है उसको आप ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। मैंने पहले बताया हुआ है वीडियो में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। चलिए मैं ही बताता हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट डील विथ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। यानी मैंने एग्जांपल्स आपको बताया था, CBI या कोई ऐसी बॉडी से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मांगा जाना जो कि राष्ट्रहित में नहीं है, जिसका मिसयूज हो सकता है, जो कॉन्फिडेंशियल है, ट्रेड सीक्रेट है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर किसी फॉरेन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो कि आउट नहीं होनी चाहिए, जहां सीक्रेसी मेंटेन करके रखना है। तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से एग्जेम्प्ट करता है सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द RTI एक्ट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग?
आरटीआई एक्ट हमारा किन पे लगता है। सेंट्रल स्टेट की बात तो हमने ऊपर कर ली है, साथ ही साथ कहां लगता है, एनजीओज पे लगता है क्या, जो गवर्नमेंट से फंड लेती हैं। प्राइवेट कंपनीज पे भी लगता है क्या, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है क्या, या फिर इनमें से किसी पे नहीं लगता है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि आरटीआई एक्ट उन पब्लिक बॉडीज पे लगेगा, क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, जो उस कैटेगरी में होंगी। तो क्या प्राइवेट कंपनीज उस कैटेगरी में आएंगी? नहीं। क्या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस उस कैटेगरी में आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या एनजीओज उस कैटेगरी में आएंगे अगर वो गवर्नमेंट से फंड लेती हैं तो? जी हां। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दोज एनजीओज which receive funds from government comes under area of RTI Act. Okay. Next question, question number 20. Which constitutional article supports citizens right to know? कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आम सिटीजन के अधिकार को जानने के अधिकार को सपोर्ट करता है? क्या आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 14, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 21? होप कि आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित होंगे और उनमें क्या क्या आर्टिकल्स दिए गए हैं उनका आपको बेसिक नॉलेज होगा। तो आप इन जैसे क्वेश्चन का जवाब बिना किसी मुश्किल के दे सकेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच सपोर्ट्स सिटीजंस राइट टू नो इज आर्टिकल 19(1)(a. What is this article? This article is about fundamental right of freedom to speech and expression. यानी बोलने के और एक्सप्रेस करने के अधिकार को ये आर्टिकल देता है हमें, फंडामेंटल राइट है ये। इस पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर नहीं करना है, आपको कुछ कुछ कंडीशन के अलावा प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए, बोलने के लिए आप आजाद हैं। तो ये दोनों आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में, यानी कि अपने आप थॉट्स, जो आपके मन में क्या चल रहा है आप उसको बोल सकते हैं। आप अपने थॉट्स को लिखकर, बोलकर, किसी पेंटिंग के माध्यम से वो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत आता है हमारा राइट टू नो, जानने का अधिकार। ओके, आर्टिकल 19(1)(a सपोर्ट्स राइट टू नो। इसे डिटेल में और मैं कभी आर्टिकल्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे भी क्लास लूंगा। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं वो हमारे CIL के एग्जाम, PSUs के एग्जाम्स और जो नेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ आपको डेली लाइफ में भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इन पे पॉसिबल होगा तो इन फ्यूचर एक क्लास जरूर रखूंगा। ओके, हाँ, अगर लोगों की चाहत होगी तभी, मतलब अगर आपको चाहिए होगा इन पे फंडामेंटल राइट्स पे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे भी एक क्लास, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अवेलेबल करा दूंगा आपको, अगर कमेंट्स में लोग बोलेंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आरटीआई एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, आरटीआई एक्ट कहां नहीं अप्लाई होता है? पार्लियामेंट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज अंडर सेकेंड शेड्यूल
या फिर यूनियन कैबिनेट के ऊपर? मुझे लगता है आप थोड़ा सा गेस वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। क्या क्या आरटीआई एक्ट का काम है, कैसे काम करता है, कहाँ रिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल ही गया होगा अभी तक के इतने सारे एमसीक्यूज के द्वारा। अगर नहीं मिला है तो आप फिर से आरटीआई एक्ट के थ्रू जा सकते हैं। और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई क्वेश्चंस अगर लगता है कि किसी क्वेश्चंस में इधर है, कुछ मिस्टेक है, तो आप बेधड़क होकर आप कमेंट कीजिए। मैं या फिर आपकी क्वेरी है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपको सपोर्ट या फिर जो भी क्वेरी के आपको रिजोल्यूशन हो सके मैं आपको कमेंट में दूंगा। ओके। और आरटीआई से रिलेटेड एक ब्रीफ वीडियो मैं भी आपको फ्यूचर में अवेलेबल कराऊंगा, जिसको मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ओके। तो बताइए इसका जवाब। आपने कॉमन सेंस से भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, और मैंने अभी जो पीछे इन्फॉर्मेशन दी उससे भी आप इन्फॉर्मेशन के थ्रू जान ही गए होंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अंडर सेकेंड शेड्यूल। यहां पर आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है हमारा, ऑब्वियसली स्टेट लेवल पे ही होगा, हर स्टेट के लिए डिफरेंट होगा। तो उनका काम क्या है भाई? क्या वो इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं? इलेक्शंस को? क्या वो आरटीआई अपील्स को सुनते हैं स्टेट लेवल पे? क्या स्टेट लेवल पे वो फंड्स को मैनेज करते हैं? या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन बाहर जानी चाहिए उस मीडिया को रेगुलेट करते हैं? तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके लिए नहीं होना चाहिए। थोड़े से कॉमन सेंस के साथ आप इसका भी जवाब मुझे लगता है दे ही देंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। द रोल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज टू हियर आरटीआई अपील्स एट स्टेट लेवल। Next question, question number 23. Who prepares the annual report of RTI implementation? RTI में क्या क्या इंप्लीमेंट होना है, इसका एनुअल रिपोर्ट कौन बनाता है भाई? प्राइम मिनिस्टर, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, या फिर प्लानिंग कमीशन? तो यहाँ भी थोड़ा सा आप पढ़ के या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसका कुछ आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रॉन्ग आंसर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये आंसर तो नहीं होगा भाई। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई जो सही आंसर है उनके अलावा एक या दो ही ऑप्शन में टिक आउट कर सकते हैं उनको कि सही आंसर कौन सा है। क्योंकि ऑब्वियसली आप एनुअल रिपोर्ट जो है आरटीआई से रिलेटेड भाई प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो बॉडी है वो तो कॉमन सेंस से करेगी नहीं। प्लानिंग कमीशन का पर्पज ही कुछ और होता है। पहले 5 ईयर प्लान्स होते थे, अब कुछ और है, उनके लिए ये बने होते हैं। तो अब हमारे पास हमने 50-50 करके दो ऑप्शन को हटा दिया। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। किसके थ्रू एनुअल रिपोर्ट आरटीआई इंप्लीमेंटेशन की बनाई जाएगी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हु प्रिपेयर्स द एनुअल रिपोर्ट फॉर ऑफ आरटीआई इंप्लीमेंटेशन? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज इंक्लूडेड अंडर द पब्लिक अथॉरिटी? ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आपके लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आता है और किस सेक्शन में दिया गया ये मैंने पहले आपको अच्छे से समझाया। जो यहाँ नहीं भी दिया था उसको भी मैंने ब्रीफ किया। होप आप मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने का और लाते रहने का। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, किनको इंक्लूड किया गया है पब्लिक अथॉरिटी में? पॉलिटिकल पार्टीज को, जुडिशरी को, एनजीओज को जो कि गवर्नमेंट से फंड होती हैं, या फिर प्राइवेट न्यूज़पेपर्स को? मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया था, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। आपने उसका जवाब मैंने आपको बताया, आपने उसका जवाब देखा समझा होगा, तो इसका भी आप जवाब दे सकेंगे। ओके। तो राइट आंसर इज
NGOs substantially funded by the government are included under the public authority. Okay, next question and also the last question for this part 1 of RTI Act. ठीक है, which committee recommended the freedom of information bill that become RTI? तो मतलब किस कमिटी ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल का रिकमेंडेशन दिया जिसके रिकमेंडेशन पे RTI आई एग्जिस्टेंस में? सोली सोराबजी कमेटी, वोरा कमेटी, सेकेंड ARC कमेटी या होता कमेटी? अगर आपने डीप में RTI के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपके लिए ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। चलिए मैं ही आपको इसका जवाब देता हूं जल्दी से। सो द करेक्ट आंसर इज सोली सोराबजी कमेटी is the committee which recommended the freedom of information bill that become RTI. तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो कि हम RTI एक्ट के ऊपर देखने वाले हैं, और ये पार्ट 1 था वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम और फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो क्वेरीज होंगे आप हमें कमेंट में बताएं, बट पहले सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक दें अपना, उसके बाद कमेंट्स जरूर करें आपको वीडियोस कैसे लगे। अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं उनके साथ ये शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।